हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे क्लास 12th हिस्ट्री के चैप्टर 1857 का, विद्रोही और राज का। इसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ें समझेंगे, चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। इंडियन नेशनल मूवमेंट 1857 की अगर हम बात करें तो ये पहला स्वतंत्रता संग्राम था। अंग्रेज़ों की दृष्टि से देखें तो ये सैनिक दृष्टि से थोड़े बहुत सैनिकों का विद्रोह था। अलग अलग धारणाओं के अनुसार अलग अलग मान्यताएं इसके बारे में प्रचलित है। इस विद्रोह के काफ़ी कारण थे, सैनिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और तात्कालिक। उन सभी पर हम चर्चा करेंगे। जो हमने अभी चर्चा करी कि पॉलिटिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, सामाजिक, राजनीतिक, सैनिक और तात्कालिक। सबसे पहले राजनीतिक कारण की बात करें तो बहादुर शाह जफर को नाम मात्र का शासक बनाया हुआ था। सारी शक्तियां जो थी वो अंग्रेजों में ही निहित थी, उन्हीं में ही सारी शक्तियां थी। मुगलों को, जो कि अंतिम मुगल बादशाह थे उस समय, बहादुर शाह जफर, उनको नाम मात्र का शासक बनाया हुआ था। इससे जनता में रोष था, अंग्रेजों के प्रति गुस्सा था। राजनीतिक कारण में हम इसे देख सकते हैं। आर्थिक कारणों की बात करें तो आर्थिक कारणों में उस समय के जो किसान थे, जमींदार थे, उनकी स्थिति काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। दस्तकार थे, हथकरघा उद्योग था, इन सभी की स्थिति काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। और जो छोटे जमींदार थे उनको भी एक तरह से अंग्रेजी सरकार ने पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया था अपनी पॉलिसीज़ के जरिए। एक तरह से ऐसी नीतियाँ अपनाई थी कि जिससे ये सारे छोटे उद्योग कुचले जा सके। आगे हम सामाजिक फैक्टर्स की बात करें तो सामाजिक फैक्टर में हम ये देखते हैं कि जो विडो रीमैरिज कुप्रथा थी, उसको सोशल सेंटिमेंट्स उसके हर्ट कर रहे थे। यानी कि विधवा पुनर्विवाह जो समाज नहीं चाहता था, अंग्रेजों ने उसे करा, जिससे जो समाज के लोग थे वो अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। सामाजिक कुप्रथाओं का ये अंत कर रहे थे, जैसे विधवा विवाह, सती प्रथा। इन चीज़ों पर अंग्रेजों ने अपने चीज़ें चलाई, नए नए एक्ट चलाए, जिसके कारण ये चीज़ें बंद हो सके। विडो रीमैरिज ऑल हर्ट दिस सोशल सेंटिमेंट ऑफ द कंजर्वेटिव इंडियन। जो उस समय के रूढ़िवादी भारतीय थे, उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट करने वाले काम किए, जो कि अंग्रेजों के वो खिलाफ हो गए। आप देख ही सकते हैं। अब राजनीतिक कारण देखें, राजनीतिक रिलीजियस, धार्मिक कारण। उस समय धर्म परिवर्तन तेजी पर होने लगा। लोग अपने अपने धर्मों को मानते थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख। तो उन्हें क्या करा जा रहा था, ईसाई बनाया जा रहा था। तो ये भी एक तरह का उन्हें गुस्सा लगा कि हमारे को हमारे धर्म से दूर कर रहे हो। ये भी एक फैक्टर बना। ब्रिटिश रूलर्स जो थे वो अपनी चलाते थे, भारतीयों को कुछ नहीं समझते थे। समुद्र पार की यात्राएं, यानी कि कुछ सैनिकों को, कुछ लोगों को समुद्र पार दास प्रथा के रूप में ले जाते थे। तो ये लोग भी अपने आप को सोचते थे कि हमें अपने देश से दूर किया जा रहा है, हमें अपनी जगह से दूर किया जा रहा है। तो ये अंग्रेजों के खिलाफ हो गए ये सब चीज़ें देखकर। जैसा कि हमने चैप्टर की बात करें तो विद्रोही और राज्य, हमने बात पहले भी करी हुई है। विद्रोही और राज्य, इसका चैप्टर का नाम क्यों है रिबेल्स एंड द राज, कि अलग अलग जगहों पर, अलग अलग स्टेट्स में या अलग अलग सेंटर्स बनाए गए विद्रोह के। वहाँ से अलग अलग शासकों ने, अलग अलग जमींदारों ने, अलग अलग व्यक्तियों ने अपना विद्रोह का परचम लहराया और वो आगे बढ़े।
इमीडिएट कॉज की बात करें यानी कि तत्कालिक कारण की, तो चर्बी वाले कारतूस, जिसमें कहा जा रहा था कि गाय और सूअर की चर्बी मिली हुई है और उससे भारतीयों के जो धार्मिक सेंटिमेंट्स हैं उसको हर्ट हो रहा है वो, तो ये इमीडिएट कॉज बना। आप देख सकते हैं कि राइफल्स थी, ग्रेनेड्स थे, इनमें चर्बी का प्रयोग हो रहा था, तो ये उस समय तत्कालिक कारण बना भारतीयों के लिए कि भारतीयों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं। आगे हम इसमें देखते हैं मंगल पांडे ने इसका विरोध करा। इमीडिएट कॉज की जो शुरुआत एक तरह से करी है वो मंगल पांडे ने ही करी है कि चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया और अपनी क्रांति को वह आगे बढ़ाया और अंग्रेजी अफसरों को उसने मौत के घाट उतार दिया। इसके सब टॉपिक्स में हम बात करेंगे विद्रोह का ढर्रा, अवध में विद्रोह, विद्रोही क्या चाहते थे, इन सब के बारे में। विद्रोह का ढर्रा क्या था, सैन्य विद्रोह कैसे शुरू हुआ, संचार के माध्यम, नेता और अनुयायी, अफवाहें और भविष्यवाणियां, लोग अफवाहों में विश्वास क्यों कर रहे हैं आदि। अवध में विद्रोह, इससे बारे में हम समझेंगे। डलहौजी ने कहा था ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में गिरेगा। देह से जान जा चुकी थी। फिरंगी राज का आना और एक दुनिया का खात्मा। विद्रोही क्या चाहते थे, वह एकता की कल्पना चाहते थे, उत्पीड़न के प्रतीकों के खिलाफ थे, वैकल्पिक सत्ता के तलाश में थे। आगे सब टॉपिक्स में देखें दमन, विद्रोह की छवियां। दमन में हम देखेंगे मार्शल लॉ लागू करना, आम अंग्रेजों को मुकदमा चलाने का अधिकार, ब्रिटेन से नए सैनिक टुकड़ियां विद्रोह में शामिल, जमींदारों की जमीनें जब्त करना। विद्रोह की छवियों को देखें तो रक्षकों का अभिनंदन, अंग्रेज औरतों तथा ब्रिटेन की प्रतिष्ठा, प्रतिशोध और सबक, दहशत का प्रदर्शन, दया के लिए कोई जगह नहीं, राष्ट्रवादी दृश्य कल्पना। सबसे पहले 1800 विद्रोह की बात करें तो विद्रोह का स्वरूप देखेंगे हम। विद्रोह के स्वरूप के बाद विद्रोह के कारण, विद्रोह का प्रारंभ, विद्रोह का विस्तार, असफलता के कारण और विद्रोह के परिणाम। तो ये 6 मुख्य पॉइंट्स है जिसको हम समझेंगे। घटनाक्रम से हम समझते हैं सीक्वेंस वाइज। 26 फरवरी 1857, 19 नेटिव इन्फेंट्री बहरामपुर पश्चिम बंगाल के सिपाहियों ने एनफील्ड राइफल के इस्तेमाल से मना कर दिया। अब आप समझिए, सभी स्टूडेंट्स ये समझेंगे कि घटना किस प्रकार शुरू हो रही है। 26 फरवरी 1857 को जो 19 नेटिव इन्फेंट्री का मतलब है ये एक टुकड़ी थी, सैनिकों की टुकड़ी थी जिसका नाम था नेटिव इन्फेंट्री, बहरामपुर थी पश्चिम बंगाल में। सिपाहियों ने एनफील्ड राइफल जो चर्बी वाले कारतूस थे उनके प्रयोग करने को मना कर दिया। आगे देखें 29 मार्च को मंगल पांडे ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठा दी। 26 फरवरी को यह घटना हुई। 29 फरवरी 1857 को ही मंगल पांडे ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठा दी। 31 मार्च 1857 को 19 नेटिव इन्फेंट्री को भंग कर दिया गया। अंग्रेजों ने देखा कि ये तो सभी इकट्ठे होकर हमारे खिलाफ एक तरह से विद्रोह कर देंगे, बिगुल बजा देंगे, तो अंग्रेजों ने इस टुकड़ी को ही क्या कर दिया, ये भंग कर दिया, मतलब ये सैनिकों को हटा दिया। 24 अप्रैल 1857 को बंगाल नेटिव 24 अप्रैल 1857 के बाद मेरठ छावनी में विद्रोहियों ने विद्रोह कर दिया, शस्त्रागार पर कब्जा किया और अंग्रेज अधिकारियों पर निशाना साधा। तो देखा जब हमने कि 31 मार्च को इस नेटिव इन्फेंट्री को जब भंग कर दिया, तो 24 अप्रैल 1857 को मेरठ छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया था। उसके शस्त्रागार यानी कि जहाँ आर्म्स पड़े होते हैं, जहाँ बंदूकें, बारूद, हथियार पड़े होते हैं, उस शस्त्रागार पर भारतीय सैनिकों ने कब्जा कर लिया था 19 नेटिव इन्फेंट्री के, जिनको निकाल दिया था और अंग्रेज अधिकारियों पर निशाना साधा। 10 मई 1857 को देखें तो 3rd बंगाल लाइट कैवलरी मेरठ के सिपाहियों ने चर्बी लगे कारतूसों के इस्तेमाल से मना कर दिया।
पहले तो 19 नेटिव इन्फेंट्री ने मना करा, फिर 3rd बंगाल लाइट कैवलरी ने, सिपाहियों ने चर्बी लगे कारतूसों के लिए मना कर दिया। फिर 11 मई को वहाँ से वह मेरठ से विद्रोही सिपाही दिल्ली पहुँचे, 11 मई 1857। तो ये एक घटनाक्रम है, सीक्वेंस है कि 26 फरवरी से किस प्रकार शुरू हुआ ये क्रम, धीरे धीरे बढ़ता हुआ 11 मई 1857 मेरठ से विद्रोही सिपाही दिल्ली पहुँचे। अब विद्रोह का ढर्रा की बात करें तो विद्रोह की खबर फैलने के साथ साथ हर छावनी, यानी कि ये कैंट एरिया, हर छावनी के सिपाही हथियार उठाते गए। सिपाहियों ने किसी विशेष संकेत के साथ अपनी कार्रवाई शुरू करी। तोप का गोला दागकर या बिगुल बजाकर संकेत दिए गए। विद्रोह में आम लोग भी शामिल हो गए। साहूकार और अमीर भी विद्रोहियों के गुस्से का शिकार बने। शासन की सत्ता और सोपानों की सरेआम अवहेलना होने लगी। ब्रिटिश शासन ताश के किले की तरह बिखर गई। तो ये थे विद्रोह का ढर्रा एक तरह से। विद्रोह के कारण हम देखेंगे, जैसे हम पहले चर्चा की थी, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सैनिक और तत्कालिक कारण। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले आर्थिक कारणों में ब्रिटेन की विस्तारवादी नीति, बहादुर शाह जफर का अपमान, ये राजनीतिक कारण में हम देखेंगे। ब्रिटेन की विस्तारवादी नीति यानी कि उसको अपना क्षेत्र विस्तार ही करता रहना था, अंग्रेजों की यही मांग थी। बहादुर शाह जफर का अपमान, सहायक संधि, अधिग्रहण नीति। अधिग्रहण यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, हड़पना। सहायक संधि हम जानते, सहायक संधि यानी कि जो भी उस समय छोटे शासक होते थे उनके घर में, उनके घर अर्थात उनके महलों में सहायक के रूप में अंग्रेजी टुकड़ी रहती थी। तो वही एक तरह से सहायक संधि के रूप में हम जानते हैं। शॉर्ट में मैं समझा रहा हूँ, ये तो वैसे तो लॉन्ग है ये पार्ट इसका। आगे हम देखें ब्रिटेन की विस्तारवादी नीति, तो ये सब हमने चर्चा करी है। बहादुर शाह को क्या किया इन्होंने, अपमान करके दिल्ली से रंगून भेज दिया। आर्थिक निकास, आर्थिक कारण के रूप में हम देखें तो आर्थिक निकास, धन का निष्कासन। तीव्र रूप से ये भारत को खोखला करते जा रहे थे, वहाँ का धन लूट लूट के अपने इंग्लैंड भेजी जा रहे थे। ये कुटीर उद्योग यानी कि छोटे उद्योग और हस्तशिल्प का खत्म ही कर दिया। ये आप देख रहे हैं आर्थिक कारण में क्या क्या आता है कि आर्थिक धन का निष्कासन, छोटे उद्योग और हस्तशिल्प उद्योगों का विनाश, बेरोजगारी में वृद्धि, गरीबी और अकाल, किसानों की आर्थिक स्थिति में गिरावट। ये सभी महत्वपूर्ण कारण थे जिसके कारण आर्थिक कारण के रूप में ये सब बने। अब धार्मिक कारणों के रूप में देखें तो धार्मिक प्रथाओं पर प्रहार, जैसे सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह, इन सब जो भारतीय रूढ़िवादी थे इनको ख़त्म नहीं करना चाहते थे और अंग्रेज़ों ने इसे आते ही ख़त्म करा, जिसके कारण ये इनके खिलाफ हो गए। रंग भेद की नीति, यह भी एक कारण थी कि अंग्रेज भारतीयों के साथ रंग भेद की नीति का अनुसरण करते थे। आगे हम देखें कि सैन्य कारणों की बात करें तो भारतीय सैनिकों के प्रति दुर्व्यवहार, अंग्रेज सैनिकों की तुलना में कम वेतन, पदोन्नति में कम अवसर देते थे, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट 1856। तो ये सब चीज़ें थी जिसके कारण सैन्य कारण हुआ कि सैनिकों के साथ, भारतीय सैनिकों के प्रति दुर्व्यवहार करते थे, अंग्रेज़ों को ज़्यादा वेतन देते थे और भारतीय सैनिकों को कम वेतन देते थे। अंग्रेज सैनिकों की तुलना में ये तो कम वेतन तो देते ही थे, जात पात का भी भेदभाव करते थे, गोरे काले का, पदोन्नति के कम अवसर देते थे, भारतीय उच्च पद तक नहीं पहुंच सकते थे। जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट के जरिए 1856 में जो लागू हुआ था। आगे हम देखें कि तत्कालिक कारण में अधिग्रहण की नीति, सिपाहियों का विद्रोह, कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी। अब ये देखिए किस तरह से
जो एक कार्ट्रिज है, गन है, किस तरह से मुंह से छील कर इसमें पुटअप करना होता था ये, और यूँ भर कर डालकर ये बंदूक पूरी चलती थी। तो ये एक तरह से तत्कालिक कारण बना। आगे हम देखें संचार के माध्यम, तो विभिन्न छावनियों के सिपाहियों के बीच अच्छा संचार बना हुआ था। जब 7वीं अवध इरेगुलर कैवलरी ने मई की शुरुआत में नए कारतूसों का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया तो उन्होंने 48 नेटिव इन्फेंट्री को लिखा, हमने अपने धर्म की रक्षा के लिए यह फैसला लिया है और 48 नेटिव इन्फेंट्री के हुक्म का इंतज़ार कर रहे हैं। मतलब कि एक सिपाही की टुकड़ियों ने दूसरे सिपाही की टुकड़ियों को संदेश भेजा कि आप अपने धर्म की रक्षा करिए और इनके खिलाफ बिगुल बजाइए। संचार के माध्यमों में ही आगे हम देखें कि सिपाही या उनके संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे तथा विद्रोहियों में एक योजना और आपसी समन्वय था। चार्ल्स बॉल के अनुसार रेजिडेंट के देशी अफसरों की पंचायतें रात को कानपुर सिपाही लाइनों में जुड़ती थी। फैसले सामूहिक रूप से भी लिए जाते थे क्योंकि सिपाही लाइनों में रहते थे और सभी की जीवन शैली एक जैसी थी। प्राय एक ही जाति के सिपाही साथ बैठकर अपने भविष्य के बारे में फैसले लिया करते थे। विद्रोह के नेता जैसे बड़ौत के थे शामल, फैज़ाबाद के मौलवी अहमदुल्ला, अवध के बेगम हजरत महल और बिरजिस कादिर, कानपुर के नाना साहब, बिहार के कुंवर सिंह, मंडला की रानी अवंतीबाई लोधी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बरेली के खान बहादुर, दिल्ली के बहादुर शाह जफर और जिनका जनरल था बख्त खां। ये थे विद्रोह के नेता और जो जगह मैंने बताई। ये इंपॉर्टेंट है मैप के लिए भी, मैप में भी ये चीज़ें पूछी जा सकती है आपसे। नेता और अनुयायी की बात करें, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में क्रांति का संचालन हुआ। सिपाहियों द्वारा सत्ता के केंद्र और दिल्ली के प्रतीक पर कब्जा किया गया। बहादुर शाह जफर को दिल्ली का सम्राट घोषित किया गया। बहादुर शाह के नाम पर सिक्के डाले गए और उनके नाम पर आदेश जारी किए गए। जो सैनिक टुकड़ियां थी विद्रोह करके आई थी, वो जैसे कि देखिएगा 11 मई को दिल्ली पहुंचे, बहादुर शाह जफर के पास पहुंचे और उन्हें भी अपने साथ शामिल करने और उनका नेता घोषित करने की बात कही गई, क्योंकि एक मुख्य जरिए के नीचे ही विद्रोह का बिगुल बज सकता था। तो उस समय ये नेता थे बहादुर शाह जफर, मना भी कर रहे थे, कह रहे थे कि मेरे पास शक्तियाँ नहीं हैं, सारी शक्तियाँ अंग्रेज़ों के पास है, फिर भी मैं किस प्रकार शामिल हो सकता हूँ। तो इनको ज़बरदस्ती सैनिकों ने मनवाया और शामिल करवाया। कानपुर में सिपाहियों और शहर के लोगों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी नाना साहब से बगावत की कमान संभालने को कहा। झांसी को अंग्रेजी राज्य में अधिग्रहण नीति के तहत मिलाया गया, जिसके कारण वो भी इसमें शामिल हुई। मार्च 1858 में ह्यूज रोज ने झांसी पर आक्रमण किया। रानी को आम जनता के दबाव में बगावत का नेतृत्व संभालना पड़ा। अवध की क्रांति का संचालन बेगम हजरत महल ने किया था। अंग्रेजों को उन अनेक स्थानों पर हराया था। इन्होंने अंग्रेजों को लखनऊ की रेजिडेंसी में शरण लेने के लिए बाध्य कर दिया। वाजिद अली शाह को हटाए जाने के बाद अवध की जनता ने बिरजिस कादर को नवाब घोषित किया। विद्रोह के संदेश आम पुरुषों एवं महिलाओं के जरिए भी फैल रहा था। लखनऊ में अवध पर कब्जे के बाद बहुत सारे धार्मिक नेता और स्वयंभू पैगंबर प्रचारक ब्रिटिश राज को नेस्तो नाबूद करने की अलख जगा रहे थे। बिहार के नेता बने जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह। नाना साहब के साथ मिलकर उन्होंने अवध और मध्य भारत में भी युद्ध किया। जगदीशपुर आरा में अंग्रेजों को हराया। अहमदुल्ला शाह ने फैज़ाबाद में अंग्रेजों का मुकाबला किया। शामल ने उत्तर प्रदेश में बड़ौत परगना के गांव के मुखियाओं और काश्तकारों को संगठित किया। उन्होंने दिल्ली में विद्रोह करने वाले सिपाहियों को रसद पहुंचाई।
ब्रिटिश मुख्यालय व मेरठ के बीच सरकारी संचार बंद कर दिया तथा गुप्तचरी का भी नेटवर्क स्थापित किया। मध्य प्रदेश के मंडला क्षेत्र में राजगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी ने 4000 सैनिकों की फौज तैयार की और अंग्रेजों के खिलाफ उसका नेतृत्व किया। छोटा नागपुर स्थित सिंहभूम के आदिवासी काश्तकार गोनू ने इलाके के कौल आदिवासियों का नेतृत्व संभाला। दादर सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट बनारस, इलाहाबाद, ग्वालियर, नसीराबाद, इंदौर, अलीगढ़। ये जो बात हो रही है कि जो मुख्य सेंटर थे, केंद्र थे, उनके अलावा भी कुछ अन्य सेंटर्स थे जिनके नाम इस प्रकार है रिवोल्ट में। कैमरे की नज़र से सिक्किम की बात करें तो स्थान पूर्वी हिमालय में एक बहुत सी छोटा सा पहाड़ी राज्य है। सीमाएं तिब्बत ने भी हमने जाना कि प्रधान भाषाएं लेप्चम, भूतिया। क्षेत्रफल इसका 7096 वर्ग किलोमीटर है। राजधानी गंगटोक है। और लेपचाओं के सत्ता हासिल करने से पहले सिक्किम में मौन, नागाओं, नाउंग और चांग का शासन था। यहाँ पर सबसे प्रमुख साम्राज्य चोग्याल का था। फुनसोंग नौग्याल को सिक्किम का पहला चोग्याल राजा घोषित किया गया है। नौग्याल राजवंश ने 333 वर्षों तक सिक्किम पर राज किया। 1890 में सिक्किम ब्रिटिश इंडिया के अंतर्गत प्रोक्टोरेट स्टेट बना। इससे सिक्किम की सुरक्षा अंग्रेजों के हाथों में चली गई। बदले में अंग्रेजों को कुछ भाग पर कर लगाने का अधिकार भी मिला। अब क्विक रिकैप देखते हैं। 1857 का जो विद्रोह था किस शहर से प्रारंभ हुआ? हम सभी जानते हैं झांसी, ये मेरठ से प्रारंभ हुआ। विद्रोही सैनिकों का जत्था दिल्ली के लाल किले पर कब पहुंचा? 11 मई 1857 को। दिल्ली पहुंचकर विद्रोहियों ने किसे अपना नेता चुना था? बहादुर शाह जफर को। तो ये सब चीज़ें हमने देखी और पढ़ी। एक अंत में हम रिकॉल कर लेते हैं माइंड मैप को। 1857 का विद्रोह में हमने क्या क्या देखा? विद्रोह का प्रारंभ, विद्रोह के कारण, विद्रोह का स्वरूप, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सैन्य कारण, तत्कालिक कारण। विद्रोह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टेन 1857 में थे, उन्होंने घोषणाएं करी कुछ। भारत के गवर्नर जनरल 1857 चार्ल्स जॉन कैनिंग। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। ब्रिटिश सेना के सेनापति सर कॉलिन कैंपबेल। एनफील्ड राइफल्स, विद्रोह के प्रतीक कमल और रोटी। अब बच्चों करना क्या, आपने पाठ में दिए गए साक्ष्यों को संदर्भ लेते हुए स्पष्ट कीजिए कि विद्रोही योजनाबद्ध और समन्वित ढंग से काम कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। 1857 के विद्रोह के विभिन्न कारणों की विवेचना कीजिए। 1857 के विद्रोह के दौरान लोग अफवाहों और भविष्यवाणियों पर क्यों विश्वास कर रहे थे? ये थे काम। विचार मंथन यही है कि 1857 के विद्रोह में सभी भारतवासी धर्म, जाति, क्षेत्र तथा अपने सामाजिक सोपानों से ऊपर उठकर अंग्रेजी हुकूमतों के खिलाफ लड़े। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी देश हित में भारी चुनौतियों का सामना करने के लिए एकजुट होने की आवश्यकता है। उक्त कथन का विवेचन कीजिए। तो इस तरह से पूरी हमारी क्लास खत्म होती है। इस तरह से हमारी पूरी क्लास ख़त्म होती है और नेक्स्ट चैप्टर्स के साथ हम जल्दी मिलेंगे। इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि सारी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच सके। अभी के लिए धन्यवाद।